हेलो स्टूडेंट, वेलकम आर्य एग्रीकल्चर ऑनलाइन क्लासेस। मैं आपका बायोलॉजी टीचर ललित मिश्रा। जो अपना टॉपिक चल रहा था इकोलॉजी, उसको आज आगे बढ़ाते हुए जो कुछ टॉपिक हैं हमारे उस इकोलॉजी के अंदर इम्पोर्टेंट, उन्हीं की आज चर्चा करेंगे। इकोलॉजी में मैंने आपको इकोलॉजी की परिभाषा दे दी थी। इकोलॉजी क्या है और इकोलॉजी किस प्रकार से प्रभावित करती है। उसके अंदर मैंने आपको ये बता दिया था कि जो अर्थ है उसके अंदर कितने जो जोन हैं, उन जोनों के अंदर आपको किस प्रकार से जो आपका एनवायरनमेंट है वो डिवाइड होता है। उसके बाद में मैंने आपको लाइट का प्रभाव भी बताया था कि जो सनलाइट है उसमें कौन कौन सी आपके जो लाइट्स निकलती है, ग्रीन और रेड ब्लू जो है, उसमें आपको लाल और नीले रंग की जो निकलने वाली प्रकाश की तरंग लहरें रहती है, उनके बारे में मैंने आपको बताया था। अब उससे आगे जब हम चलते हैं इकोलॉजी के अंदर जो एक नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, उसे हम बोलते हैं जैव विविधता। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जैव विविधता। जैव का मतलब आपके पास ये भी कह सकते हैं जिसे हम आपने क्या कह रहे हैं, लिविंग जो आप कह रहे हैं, और उसके अंदर क्या होती है, विविधताएं आती हैं, यानी कि जो परिवर्तन आ रहे हैं। तो उसके अंदर मैं इतना सा बताऊंगा कि धीरे धीरे जो मानव का जो विकास हुआ है, जो मानव पहले कपी के समान था या कपी का वंशज आप कहते हैं, आज का जो आधुनिक मानव है जो कैसा है, कपी का वंशज कहलाता है। तो यानी कि धीरे धीरे जो मानव के अंदर जो विकास हुआ, ठीक है, उसके भौगोलिक क्षेत्र के अंदर उसके जो पर्यावरणीय क्षेत्र है उनका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, तो जैव विविधता का मतलब यह है कि जहाँ जहाँ जीवन है, जहाँ जहाँ जीवन है, उस जीवन को प्रभावित करने के लिए वहाँ का जो पर्यावरण है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ की जो जलवायु है, वो भी क्या होती है, उसके ऊपर उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो जैव विविधता का मतलब यानी कि जो सजीवों पर, यानी कि एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले जो सजीव हैं उनके ऊपर पड़ने वाला जो इफेक्ट है, या और उस इफेक्ट के द्वारा उनके अंदर जो निखार आ रहा है, उनके अंदर जो परिवर्तन आ रहा है, उनके अंदर जो आपको नई चीज़ें उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, जैव विविधता कहते हैं। अब ये जो जैव विविधताएं होती हैं, जैव विविधताएं होती हैं वो कुछ टाइप्स की होती हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया कि जो जैव विविधताएं हैं उनके स्तर होते हैं, कुछ लेवल होते हैं, और उनके लेवल जो होता है, मैंने यहाँ पे लिखा है लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पर आप ये कहोगे कि जैव विविधता के जो स्तर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। यानी कि जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है वो कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की है। उसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक है जो है उसे हम क्या बोलेंगे, आनुवंशिक विविधता, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। जेनेटिक का मतलब आपके इस दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि जेनेटिक की अगर बात हो गई तो इसका मतलब है यहाँ पर कौन आएगा, डीएनए आएगा, और डीएनए आ गया तो यानी कि क्या होगा, यहाँ पर कौन आएगा, जीन आएगा। और आपको सभी को पता है कि जीन जो हैं जीवों के गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। अब उन गुणसूत्रों में किस प्रकार से, उन जीवों में किस प्रकार से विविधता आएगी उसकी जानकारी लेते हैं। तो वो जानकारी क्या कहलाएगी, जीन में आने वाली विविधता क्या कहलाएगी, आनुवंशिक विविधता कहलाएगी। यानी कि किसी जीव के गुणसूत्र, किसी जीव के गुणसूत्र या जीन में अंतर आना, किसी जीव के गुणसूत्र या जीन में अंतर आना ही क्या कहलाता है, आनुवंशिक विविधता कहलाती है। और इस प्रकार की अगर कोई विविधता आ गई, इस प्रकार की कोई विविधता आ गई तो क्या होगा, इससे क्या होगा, वह जीव उस क्षेत्र विशेष के प्रति क्या हो जाएगा, अपनी अनुकूलता दर्शाने लग जाएगा। क्या हो जाएगा, उसके प्रति क्या हो जाएगा, वो अनुकूल हो जाएगा। मान लीजिए इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा जो बर्फीले इलाके होते हैं, जैसे पेंगुइन वगैरह होता है ना, तो आप भी देखते हो कि पेंगुइन है, इतना पूरा का पूरा बर्फीला इलाका है, वहाँ पर किसी भी अन्य जो वनस्पति है उसका नामो निशान नहीं रहता, पूरा का पूरा बर्फीला रेगिस्तान होता है, उसमें आसानी से आपको रहता हुआ दिखाई देगा। तो यानी कि उसने क्या किया, उसने अपने आनुवंशिक जो स्तर था, आनुवंशिक जो जेनेटिक जो लेवल था, उस लेवल में क्या कर दिया, उसने कुछ परिवर्तन लाया। यानी कि अपने जीव में उस मौसम के प्रति, उस जलवायु के प्रति, उसके प्रति क्या, जलवायु के प्रति क्या लाया उसने, उसमें विविधता लेके आया। उस विविधता के कारण ही वह उस
क्षेत्र में क्या हो गया, विशेष हो गया, और विशेष होने के प्रति वो आसानी से क्या दर्शाने लग जाता है, अपनी अनुकूलता दर्शाने लग जाता है। तो यानी कि जीन में परिवर्तन करने से उस जलवायु में आसानी से या उस वातावरण में आसानी से अगर वो सर्वाइव कर रहा है तो वो क्या, कौन सी विविधता कहलाती है, आनुवंशिक विविधता कहलाती है। अगर सेकंड नंबर की विविधता की बात करते हैं तो जाति विविधता करते हैं। जातियों में क्या आनी चाहिए, विविधता आनी चाहिए। यानी कि एक क्षेत्र की जाति दूसरे क्षेत्र की जाति में क्या होती है, विविधता रखती है। दूसरे क्षेत्र की जाति से क्या रखेगी, विविधता रखेगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि राजस्थान में पाए जाने वाला जो ऊंट है, उस ऊंट के ऊपर एक ही कुबड़ पाई जाती है, लेकिन जैसे सऊदी अरब के वगैरह है, वहाँ पर जो ऊंट है उनके ऊंट पर कितनी कुबड़ दिखाई देगी, आपको 2 कुबड़ दिखाई देगी। तो यानी कि एक जाति अपने क्षेत्र में दूसरी जाति के क्षेत्र से क्या होगी, थोड़ी बहुत विविधता दिखाई देगी। उससे क्या है, दोनों जातियों को आप आसानी से क्या हो जाता है, पहचान लिया जाता है। वो विविधता क्या कहलाएगी, जातियों में होने वाली विविधता कहलाएगी, जो कि एक क्षेत्र को उसके दूसरे क्षेत्र से क्या रखती है, अलग रखती है। ठीक है बेटा जी। अब बात करते हैं तीसरी विविधता की, और तीसरी विविधता कौन सी होती है, समुदाय विविधता। अब देखो, इस समुदाय विविधता के अंदर भी कुछ अलग अलग विविधताएं पाई जाती हैं, और इन विविधताओं को हमने क्या किया, 3 भागों में बांट दिया। यानी कि समुदाय जो विविधता होती है उसको हमने कितने भागों में बांटा बेटा जी, 3 भागों में बांटा। सबसे पहले कौन सी विविधता, अल्फा विविधता। दूसरी कौन सी होती है, बीटा विविधता। और तीसरी कौन सी होती है, गामा विविधता। अब ये जो समुदाय की जो विविधता होती है वो किन किन क्षेत्र, किस किस क्षेत्र पर लागू होती है उसके समुदाय के, तो आप बताइए उसके समुदाय की आंतरिक जो है जो संरचना है उसके ऊपर ये विविधताएं लागू होती हैं, उसके बाह्य पर्यावरण के ऊपर ये विविधताएं लागू होती है, उसके आवास पर ये विविधता लागू होती है। यानी कि एक समुदाय के शरीर की आंतरिक बनावट पर में भी क्या आनी चाहिए, विविधता आनी चाहिए। उसकी बाह्य जो है परिवार वगैरह है उसके ऊपर भी क्या आना चाहिए, विविधता आनी चाहिए, या और उसके आवास के हिसाब से भी क्या आना चाहिए, विविधता होनी चाहिए। अल्फा विविधता के अंदर आप किसका अध्ययन करते हो, उस समुदाय की आंतरिक संरचना पर, उसकी समुदाय की आंतरिक जो संरचना है, उसकी जो बनावट है, शरीर की बनावट है, उस बनावट में अगर आपको क्या दिखाई दे रहा है, अंतर दिखाई दे रहा है, जिससे वह क्या हो जाए, उस विशेष हो जाए, उस क्षेत्र के लिए क्या हो जाए, विशेष हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, अल्फा विविधता, जो उस समुदाय की आंतरिक विविधता को प्रदर्शित करता है। उसके बाद में बात करते हैं हम बीटा विविधता की। तो बीटा जो विविधता होती है उस समुदाय के वातावरण को प्रभावित करती है। यानी कि वो समुदाय जिस वातावरण में रह रहा है उस वातावरण को क्या करेगा, प्रभावित करेगा, या ये कह लीजिए वो वातावरण उस समुदाय के कारण क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, वातावरणीय बीटा विविधता कहलाएगी। अब बात करते हैं गामा विविधता की। तो गामा विविधता समुदाय के जो आवास है, जहाँ पर वो समुदाय रहता है, उस रहने वाले आवास को अगर परिवर्तन किया जा रहा है, उसमें कोई परिवर्तन आ रहा है, उसमें नवीनता लाई जा रही है, तो वो क्या कहलाएगा, आवासीय समुदाय विविधता या गामा विविधता कहलाती है। ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये क्या कहलाती है, जैव विविधता कहलाती है। अगर जैव विविधता के अंदर अगर कोई परिवर्तन आ रहा है, उसमें कोई कमी हो रही है, तो कमी के जो प्रभाव है उस प्रभाव को जो एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक परिकल्पना दी थी, जिसे हम क्या कहते हैं, जैव विविधता में कमी के प्रभाव को किस परिकल्पना के द्वारा नापा जाएगा, उसे कहते हैं रिवेट पॉपर परिकल्पना। क्या कहेगा उसे, रिवेट पॉपर परिकल्पना। यानी कि ये रिवेट पॉपर परिकल्पना जो है वो पॉल एहरलिंक के द्वारा दी गई है। इस रिवर पॉपर परिकल्पना में अगर किसी भी जैव विविधता में अगर कोई कमी आ रही है या उसके प्रभाव, कमी का कोई प्रभाव आ रहा है, तो उसकी जो स्टडी है उसका अध्ययन करना जो है वो किसके द्वारा किया जाएगा, रिवर पॉपर परिकल्पना के द्वारा किया जाएगा। अब इस जैव विविधता के कारण, इस जैवीय विविधता के कारण जो विश्व है, सब सारे के सारे
संपूर्ण देश जो मिलकर जिन्होंने एक संस्था का निर्माण किया, उस संस्थान के अंदर जितने भी जैविक, जितने भी भौगोलिक और जितने भी वातावरणीय या पर्यावरणीय जो कारक हैं, उन कारकों का जो एक ही प्रभाव या एक ही क्या बना दिया गया, उनका संगठन बना गया। उस संगठन का नाम क्या दिया गया? IUCN। ठीक है, IUCN का पूरा नाम बहुत बार पूछा जाता है कि IUCN का पूरा नाम क्या है, ये आपसे बहुत पूछा जाएगा। तो IUCN का पूरा नाम आप ये बताएंगे कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, यानी कि जो आपके जो प्राकृतिक जो संसाधन हैं, उन प्राकृतिक पूरे के पूरे विश्व के जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं और उन प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर रहने वाले जितने भी जीव हैं, उन जीवों का जो अध्ययन करना, उन जीवों के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है, वो सारा का सारा कौन देखेगा? IUCN के द्वारा निर्धारित किया जाता है। और IUCN से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि IUCN जो है वो ऐसी विश्व की कौन कौन से जो क्षेत्र हैं उनके ऊपर अपना अध्ययन करता है, उनके ऊपर अपना नियंत्रण करता है, उनके ऊपर अपने नियम बनाता है। तो आप ये कहेंगे IUCN उन जातियों पर अपना अध्ययन करता है, उन जातियों के लिए अपने नियम बनाता है जो जातियां कैसी हों? संकटग्रस्त हों। जो जातियां कैसी हों? संकटग्रस्त है। संकटग्रस्त का मतलब भविष्य के अंदर उनके ऊपर क्या आने वाला हो? संकट आने वाला हो, यानी कि उनकी संख्या क्या होने वाली हो? घटने वाली हो। या फिर दूसरी कौन किसका अध्ययन करेगा? दुर्लभ जातियां। कई बार आप देखते हो ना, जैसे गिद्ध वगैरह हैं, दुर्लभ जातियों में आते हैं। अपने भारत के राजस्थान के अंदर जैसे गोडावन वगैरह है, वो क्या है? अपनी संकटग्रस्त जातियां हैं। तो जो दुर्लभ जातियां हैं, उन दुर्लभ जातियों के लिए जो नियम बनाए जाएंगे या उन दुर्लभ जातियों का जो संग्रह है, उनका जो डेटा है, वो डेटा कौन रखेगा? IUCN के द्वारा। तो IUCN के द्वारा संकटग्रस्त जातियां, दुर्लभ जातियां, या ये कह लीजिए असुरक्षित मानव के द्वारा बहुत ज़्यादा शिकार हो रहा है, असुरक्षित, जिनके अंदर आपके वो क्या आता है? टाइगर वगैरह जो आ रहा है ना, असुरक्षित है, सबसे ज़्यादा शिकार किया जा रहा है इंडिया के अंदर, है ना। और आप कहते हैं ना शेर बहुत कम बचे हैं, इस कारण से ही बचे हैं क्योंकि वो क्या है? असुरक्षित जातियां। या फिर जिनके लिए क्या जारी कर दी गई? चेतावनी जारी कर दी गई। उन सभी जातियों का जो नियम, उन जातियों का रख रखाव, उन जातियों का संरक्षण करने का काम कौन करेगा? IUCN करेगा। अब अगर भारत के अंदर आप जैव विविधताओं की अगर बात करते हैं तो भारत को सबसे पहले 10 जैव विविधताओं वाले क्षेत्र में बांटा गया, यानी कि जो भारत है उस भारत को जो बायोस्फीयर है, जैव भौगोलिक क्षेत्र है, वो कितने बताए हैं? भारत के अंदर 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र बताए गए हैं, जिनके अंदर सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता मिलती है, भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा जैव विविधता मिलती है, वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी? पश्चिम घाट के अंदर देखने को मिलेगी, इंडो बर्मा क्षेत्र में देखने मिलेगी। और जो हिमालय क्षेत्र है, उस हिमालय क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा जैव विविधता आपको दिखाई देगी। वापस बोल रहा हूँ, भारत को 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा है, जो कि उसके अंदर विविधताएं दिखाई दे रही हैं, आपको इन तीनों क्षेत्रों में दिखाई देंगी। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन बने हैं जो क्या कर रहे हैं? जो जंगली जीव हैं उनकी जीवन को बचाने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, जिनके अंदर सबसे पहले कौन सा आता है? आपका UNEP आता है, जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, जिसको आप क्या बोलते हैं? UNEP बोला जाता है। इसके अलावा जो काजरी जो जोधपुर है, उस जोधपुर के अंदर को क्या कहा जाता है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो आपके कहाँ है? जोधपुर में। इससे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, दोनों से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखना। इसके अलावा कुछ पॉलिसियाँ भी आई हैं, जिन पॉलिसियों के बारे में आपसे बहुत क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहले फॉरेस्ट जो एक्ट पॉलिसी आई है वो 1927 में आई, 1987 के अंदर जो फॉरेस्ट एक्ट पॉलिसी आई है। उसके अलावा जो बायोस्फीयर रिजर्व स्कीम आई है वो 1986 में आई है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो आई है 1988 में दी गई है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वो आपके 1997 के अंदर आपको बताया गया है। तो ये जो एक्ट पॉलिसियाँ हैं और ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनके बारे के अंदर आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इनको आप लिख लेना, याद कर लेना। और ये जो पूरा का पूरा है, इसको एक बार आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना।